चलिए, हम प्रिएम्बल कर रहे हैं और संविधान की इस विकास यात्रा में, कॉन्स्टिट्यूशन की इस लेक्चर सीरीज़ में हम प्रिएम्बल को आज आगे बढ़ाएंगे। देखिए, पिछले लेक्चर में हमने आपको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और उसके वाया प्रिएम्बल का महत्व समझाया। हमने आपको बताया कि प्रिएम्बल में दिए हुए एक एक शब्द का क्या अर्थ है और संविधान का उस पर क्या प्रभाव है, क्यों प्रिएम्बल एक इंडिस्पेंसेबल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट इसे इंटीग्रल पार्ट मानता है, जैसे आपके शरीर का कोई ऐसा अंग जिसके बिना शरीर ही नहीं चल पाएगा। हार्ट आपकी बॉडी का एक इंटीग्रल पार्ट है, क्या उसके बिना बॉडी चल पाएगी? नो। तो कोई एक ऐसा पार्ट भी नहीं है कि जो कट जाए या निकल जाए तो बॉडी चलती रहेगी। ऐसा ऑर्गन है कि इसके बिना बॉडी चल ही नहीं पाएगी, एक इंटीग्रल पार्ट है। ऐसा क्यों कहा सुप्रीम कोर्ट ने? हमने आपको प्रमाणित किया था कि यह महत्व है प्रस्तावना का, प्रिएम्बल का। आज हम उसमें गिवन उन टर्मिनोलॉजीज़ को, उन शब्दों को बहुत ही डेप्थ में समझने पढ़ने जा रहे हैं और आपको एक कंसेप्ट क्लियर होगा। हालांकि हमारे पहले के लेक्चर्स के वाया भी ये वर्ड्स आपको क्लियर हुए, लेकिन आज अब हम इनको मर्यादा के तहत उस प्रिएम्बल के सेक्शन में कवर करते हुए आगे प्रस्थान कर जाएंगे और हम नेक्स्ट लेक्चर पे चले जाएंगे, नेक्स्ट चैप्टर में चले जाएंगे। पहला वर्ड है सॉवरेन। प्रिएम्बल के अंदर जो फर्स्ट वर्ड सॉवरेन आ रहा है, दैट सॉवरेन वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। संप्रभुता शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों रखा गया ये सॉवरेन वर्ड? देखिए, सॉवरेन का मतलब ये है कि जो भी स्टेट सॉवरेन है वो किसी पर डिपेंड नहीं करता, तो कोई डिपेंडेंसी नहीं है, और सेकंड वो डोमिनियन भी नहीं है। अब आप पूछेंगे कि सर भारत के संदर्भ में हमें ये समझाइए कि ये कैसे हुआ। तो भारत के संदर्भ में कुछ ऐसा है कि 15 अगस्त 1947 से पहले तक इंडिया ब्रिटेन पर डिपेंड करने वाली एक कंट्री थी, तो डिपेंडेंसी थी, क्योंकि कॉलोनियल सिस्टम था, इंडिया एक कॉलोनी थी, तो फिर सॉवरेनिटी नहीं थी। हालांकि इंडिया एक स्टेट के तौर पर तब भी था। देखिए, स्टेट के तौर पर कैसे, मैंने कहा पॉपुलेशन थी, एक टेरिटरी थी, एक गवर्नमेंट भी थी, लेकिन फिर भी जो ट्रू सेंस में स्टेट होता है वो नहीं था, क्योंकि सॉवरेनिटी नहीं थी। तो इंडिया बीइंग अ कंट्री एग्जिस्ट तो कर रही थी, बट वो स्टेट नहीं था। स्टेट के 4 एलिमेंट, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी लॉस्ट थी। फिर उसके बाद अगर आप बात करें तो इंडिया डोमिनियन भी था। 15 अगस्त 1947 से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक, जब तक भारत का संविधान भारत पर लागू नहीं हो गया, तब तक की अगर हम बात करें तो इंडिया एक डोमिनियन था। आई बात समझ में? इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हालांकि सॉवरेन थी। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ, ये उस समय के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत हुआ, और इस एक्ट के तहत ही हमारे देश की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संविधान सभा, वो पूरी तरह से सॉवरेन हो गई। ये तो एक बात है, लेकिन एक चीज़ समझिए, लास्ट गवर्नर जनरल ब्रिटिशर्स के एंड पर जो थे वो माउंटबेटन थे, लेकिन उसके बाद जो गवर्नर जनरल भारत के बने वो सी राजगोपालाचारी थे। तो आज़ादी के बाद भी आप देख रहे हैं कि एक गवर्नर जनरल की पोजीशन है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर ही ये जिम्मेदारी थी कि उसका लास्ट यानी कि 12th सेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ, और उसी सेशन के तहत बाबू राजेंद्र प्रसाद यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, उन्हें देश के प्रेसिडेंट भी चुना गया। तो देश के प्रेसिडेंट तो 26 जनवरी 1950 से आ रहे हैं। उसके पहले देश के प्रेसिडेंट कहाँ थे, मुझे बताइए आप? देश के राष्ट्रपति, जो कि इलेक्टेड राष्ट्रपति हैं, और हमारी कंट्री ने हेड ऑफ द स्टेट यानी कि प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है, इंडिया एक स्टेट है, तो हेड ऑफ द स्टेट की पोजीशन को इलेक्टेड रखा है। वो सक्सेशन के तरीके से नहीं आती जैसे ब्रिटेन में है कि कोई किंग या क्वीन सक्सेसरशिप के वाया उस पोजीशन पे आकर के बैठ जाएगा, वो इलेक्शन के वाया आती है। और यह प्रक्रिया संविधान जब लागू होगा, संविधान की प्रक्रियाएं जब लागू होंगी, उसके तहत होगी। तो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो रहा है, उसी के तहत देश को भारत के प्रथम राष्ट्रपति मिल रहे हैं, वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन आज़ादी तो 15 अगस्त 1947 को हो गई, तो राष्ट्रपति की जगह पर कौन था? तो गवर्नर जनरल पोजीशन एग्जिस्ट कर रही थी।
भारतीय सिक्कों पर अभी भी ब्रिटिश क्राउन की, ब्रिटिश महारानी के चित्र अंकित हो रहे थे। क्योंकि आप अगर ध्यान से देखें तो जो अंतरिम सरकार बनी थी 1946 में, चुनाव हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और उसी समय अंतरिम सरकार का गठन हुआ, इंटरिम गवर्नमेंट। वो इंटरिम गवर्नमेंट जिसमें सुप्रीम पोजीशन गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ, ये 2 पोजीशन थी, और उसके अलावा भारतीय उसमें शामिल थे, जवाहरलाल नेहरू और भीमराव अंबेडकर और वल्लभ भाई पटेल। तो जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, वल्लभ भाई पटेल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। फिर इसी तरह से अगर आप बात करते हैं इनकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। तो इस तरह से ये सारे पोर्टफोलियो इन्हें एक अंतरिम सरकार में मिले थे, इंटरिम गवर्नमेंट। और यही इंटरिम गवर्नमेंट आगे कॉन्टीन्यूअस रही। तो गवर्नर जनरल की पोजीशन तो रही। देश में पहली लोकप्रिय सरकार यानी कि पॉपुलर गवर्नमेंट तो 1951 अक्टूबर नवंबर से शुरू होकर के जो 1952 तक चुनाव चले हैं उसके तहत बनी है, और अप्रैल 1952 में जाकर के आपको फुल फ्लेजेड पार्लियामेंट अचीव हुई है। तो उसके पहले 26 जनवरी 1950 से पहले फिर कौन चल रहा था, काम कैसे चल रहा था? वो अंतरिम सरकार जो अंग्रेजी कानून के तहत बनी है वही प्रबंध चल रहे थे। वो बात अलग है कि अब वो कानून, वो सरकार देश के हित में चल रही थी, देश के लिए चल रही थी, लेकिन वो सरकार डायरेक्टली यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर चुनी हुई नुमाइंदों की सरकार नहीं थी। आई बात समझ में? तो एक तरह से इंडिया आज़ादी के बाद भी और संविधान लागू होने तक 26 जनवरी 1950 तक 15 अगस्त 1947 से लेकर के एक डोमिनियन स्टेटस रखने वाली कंट्री थी। आई बात समझ में? और इसी के तहत अगर आप देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने ही इंडिया की कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की मेंबरशिप को रेटिफाई किया था 1949 में। इस पर भी कंट्रोवर्सी बहुत ज़बरदस्त हुई थी इंडिया की सॉवरेनिटी को लेकर के, उस पर भी अभी हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ऐसा किया था कि उसने इंडिया की कॉमनवेल्थ ऑफ द नेशन की मेंबरशिप को रेटिफाई किया 1949 में। लेकिन एक चीज़ मैंने आपको ये भी पढ़ाई थी कि 26 जनवरी 1950 को जब देश का संविधान लागू हो गया तो 1935 का एक्ट और 1947 का एक्ट और इन एक्ट से जुड़ी हुई हर तरह की अमेंडमेंट सब निरस्त हो गई, सब खत्म हो गई। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ रह गई, और वो चीज़ थी कि जो प्रीवी काउंसिल का एबोलिशन हुआ था, वो प्रीवी काउंसिल का एबोलिशन 1949 के तहत जो हुआ वो एबोलिशन वाला प्रोसेस कॉन्टीन्यूस रखा, बाकी सब कैंसिल कर दिया। तो इसका मतलब 26 जनवरी 1950 तक वो कानून, वो प्रावधान लागू थे। आई बात समझ में? तो एक डोमिनियन स्टेटस के तौर पर इंडिया था, लेकिन ये वैसा डोमिनियन स्टेटस नहीं था जैसा 1947 के पहले हो सकता था। ये अलग तरह का था। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब सोवरेन हो चुकी थी, काम प्रॉपर चल रहा था, लेकिन फिर भी इंडिया डोमिनियन स्टेटस में था क्योंकि पोजीशन गवर्नर जनरल की थी और अभी भी एक लेवल की एलिगेंस ब्रिटिश क्राउन के प्रति आपकी थी। लेकिन 26 जनवरी 1950 से हम फिर किसी भी तरह के क्राउन या किसी भी तरह के राजघराने से अपनी स्वामी भक्ति को तोड़ करके जनता में सारी शक्तियाँ निहित कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, और यही है गणराज्य। तो इंडिया एक रिपब्लिक के तौर पर स्थापित हुआ है, गणराज्य के तौर पर स्थापित हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसलिए यह आज़ादी से भी बड़ा दिवस होता है, इसे गणतंत्र दिवस कहते हैं, क्योंकि उस दिन जो तंत्र स्थापित हुआ, राजतंत्र से अलग होकर के गणतंत्र स्थापित हुआ, गणों का तंत्र आया। क्योंकि उस दिन गवर्नर जनरल जैसी पोजीशन नहीं, उस दिन एक पोजीशन राष्ट्रपति की जन्म ले रही है, और वो पोजीशन इलेक्टेड कैंडिडेट के द्वारा फिल हो रही है, और वो इलेक्टेड कैंडिडेट किसी तरह की रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन के बेसिस पर, बर्थ के बेसिस पर किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखेगा, कोई भी मेरिट के बेसिस पे वहाँ पहुँच सकता है, तो मेरिटोरियस लेवल पे। तो ये हुआ ना गणतंत्र। लेकिन 26 जनवरी 1950 से पहले आप गणतंत्र दिवस मना सकते थे? नहीं मना सकते थे, क्योंकि तब तक एक पोजीशन गवर्नर जनरल की एग्जिस्ट कर रही थी। उस ऑफिस में आप जो पर्सन बैठा रहे हैं वो इलेक्टेड पर्सन नहीं बैठा रहे हैं, इस बात को समझिए। कानून अंग्रेज़ों के तहत वाले चल रहे थे, और वो कानून एक पॉपुलरली इलेक्टेड बॉडी में नहीं बने थे जैसे कि पार्लियामेंट। तो इसलिए हम उसे गणतंत्र के तौर पर नहीं देखते, लेकिन गणों का तंत्र, लोगों का तंत्र स्थापित होता है 26 जनवरी 1950 से। तो 26 जनवरी 1950 से हम फुली सॉवरेन बॉडी के तौर पर इस्टेब्लिश हुए हैं। सॉवरेनिटी उसे कहते हैं कि जब आपके बाहरी संबंधों में किसी का कोई हस्तक्षेप ना हो, यानी कि आप अपने एक्सटर्नल रिलेशंस को, फॉरेन रिलेशंस को खुद डिटर्मिन करें। आप अपने पड़ोसी राज्यों के साथ या विश्व में कोई भी देश है उसके साथ जो संबंध स्थापित करते हैं, उसमें आपकी कंट्री के जो लोग हैं उनकी विश वेस्टेड होनी चाहिए, ना कि कोई और कंट्री की गवर्नमेंट या किसी इस अलग दूसरे स्टेट का दखल होना चाहिए। तो कोई भी अनदर स्टेट आपके बीइंग अ स्टेट जो एक्सटर्नल रिलेशंस कंडक्ट करने की जो आज़ादी है
उसे किसी भी लेवल पर एनक्रोच या कर्टेल नहीं कर सकता, उसमें किसी लेवल की इंटरफेरेंस या इंटरवेंशंस नहीं कर सकता। ये आपकी एक्सटर्नल सॉवरेनिटी है। आप किसी भी तरह के पड़ोसी मुल्कों से या विश्व भर में कोई भी मुल्क है कैसे भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित कर सकते हैं। आपको पूर्णतः आज़ादी है। ये पहले नहीं हुआ करता था। आप देखें हमारे घर में जो राजघराने हुआ करते थे, उनको एक राजघराने को, एक प्रिंसली स्टेट को दूसरे प्रिंसली स्टेट से भी अगर किसी तरह के रिलेशंस इस्टेब्लिश करने होते थे या कोई ट्रीटी करनी होती थी तो उसे बीच में मध्यस्थता चाहिए होती थी अंग्रेज़ों की। तो मतलब ये है कि वो सॉवरेन स्टेट्स नहीं थे, वो प्रिंसली स्टेट्स थे, बट वो पैरामाउंटसी के अंडर कवर होते थे। पैरामाउंट पावर ब्रिटेन ही था, तो इसलिए हम उन्हें संप्रभु राज्य नहीं कह सकते, वो सॉवरेन स्टेट नहीं थे। लेकिन इंडिया के ऊपर आज, इंडियन स्टेट के ऊपर अब कोई और पावर ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती जो इंडियन स्टेट के बराबर की अथॉरिटी रखती हो और इंडियन स्टेट के बराबर की पावर को होल्ड करती हो। इंडियन स्टेट के पास इस समय सुप्रीम पावर है और वो सुप्रीम पावर वेस्टेड है इंडिया के लोगों में, और उसी सुप्रीम पावर के तहत इंडियन स्टेट अपने किसी भी तरह के रिलेशंस कंडक्ट करता है। वो किसी के भी अधीन बाध्य नहीं है। अक्सर आपने कई बार ऐसी बातें सुनी होंगी खबरों में कि जब मान लीजिए अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शन लगाया कि यदि ईरान किसी तरह से न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को हॉल्ट नहीं करता है, अपने रोकता नहीं है, तो हम फिर उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएंगे और दूसरे मुल्कों को भी हमारी बात माननी होगी, वरना हम फिर उनके साथ भी ट्रेड को लेकर के सैंक्शंस लगाएंगे। तो आपने अक्सर भारत की तरफ से सुना होगा कि भारत अपने ईरान के साथ संबंधों को अपनी इच्छा के तौर पर निर्धारित करेगा। यदि ये अमेरिका के अधीन आकर के ऐसा करता है तो हमारी संप्रभुता पर बहुत बड़ा आघात है। कई बार आपने सुना होगा कि ऑपोजिशन हमेशा रूलिंग पार्टी पर यह आरोप लगाती है कि इन्होंने इंडिया की सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किया, इन्होंने अमेरिका के प्रेशर में आकर के ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं, जबकि ईरान के साथ हमारे संबंध बड़े अच्छे थे। मतलब आपके एक्सटर्नल रिलेशंस को कंडक्ट करने में किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ने रोल प्ले किया, और वह एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस कैसा है, किसी अदर स्टेट ने आपके स्टेट की फ्री विल को एनक्रोच करने का काम किया है, किसी तरह का प्रेशर माउंट करके। तो यहाँ पर आपकी सॉवरेनिटी हार्म होती नज़र आती है। सुना होगा आपने। तो सॉवरेनिटी ये है। और सॉवरेनिटी के मैंने आपको बताया था कि एक स्टेट के 4 एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट पॉपुलेशन था, दूसरा इंपॉर्टेंट टेरिटरी था, तीसरा इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट था और चौथा था सॉवरेनिटी। अब ऐसे में अगर आप देखें तो कोई भी कंट्री यदि आपका कोई लैंड एनक्रोच करना चाहती है, कोई लैंड आपका ले लेना चाहती है, तो उसको भी आप यही कहते हैं कि हम अपनी सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी पर किसी तरह का अटैक बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप देखें तो स्टेट में एक एलिमेंट बहुत महत्वपूर्ण था, वो था टेरिटरी। टेरिटरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। अगर टेरिटरी किसी लेवल पर हार्म होती है तो स्टेट हार्म होता है, स्टेट हार्म होता है। और स्टेट अपने आप को बचाए रखने की शक्तियाँ कहाँ से ग्रहण करता है, क्योंकि स्टेट सॉवरेन है, स्टेट इज़ फुली सॉवरेन। और बीइंग अ सॉवरेन स्टेट उसको पूरा राइट है कि वो अपनी टेरिटरीज़ को प्रोटेक्ट कर सकता है, कोई भी उसकी टेरिटरीज़ की तरफ आँख नहीं उठा सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस तरह से टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स भी ऑलवेज सॉवरेनिटी से जोड़ करके देखे जाते हैं, संप्रभुता से जोड़ करके देखे जाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और भारत की जो प्रकृति है, जो नेचर की संकल्पना की गई है प्रियम्बल में, उसमें भारत को फुली सॉवरेन बताया गया है एक्सटर्नल लेवल पर। आई बात समझ में कि इंडिया फुली सॉवरेन है। देखिए इंडिया फुली सॉवरेन होगा तभी तो इंडियन लोगों को एक सॉवरेन कंट्री के लोगों के तौर पर इंटरनेशनली डील किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आप एक सॉवरेन नेशन के तौर पर एग्जिस्ट कर रहे हैं और मान लीजिए अमेरिका किसी तरह के प्रोफेशनल वीज़ाज़ इशू करता है और वो आप ही की कंट्री के ऊपर किसी तरह की पर्टिकुलर रोक लगा रहा है, बाकी कंट्रियों के ऊपर नहीं लगा रहा है, तो ये भी एक तरह से आप ये देखेंगे कि हमारी कंट्री को पूरी वो ड्यू रिस्पेक्ट इंटरनेशनल रिलेशंस में नहीं दे पा रहे हैं, वो लोग नहीं दे रहे हैं, यानी कि वो हमारी सॉवरेनिटी को कर्टेल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम भी फिर उन्हें अब रिटेलिएट करेंगे कि इंडिया अपने एक्सटर्नल रिलेशंस कंडक्ट करने में फुली इंडिपेंडेंट है, वो अपनी सॉवरेनिटी अपने लोगों में देखता है और उसके लोग फुली सॉवरेन हैं, उन पर किसी तरह की पाबंदियां इस तरह से नहीं लगा जा सकती जो एक डिस्क्रिमिनेटरी ग्राउंड पर बेस्ड हो कि क्योंकि आप इंडिया से हो इसलिए आपको किसी तरह के एंट्री के राइट्स नहीं मिल रहे हैं। बीइंग अ सॉवरेन कंट्री ऐसी चीज़ें कभी इंडिया, तो ये ह्यूमिलिएशन है, ऐसी ह्यूमिलिएशन कभी भी इंडिया बर्दाश्त नहीं करेगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई बात समझ में। तो ऐसे बहुत सारे आस्पेक्ट्स हैं जो एक्सटर्नल अफेयर्स में सॉवरेनिटी से जुड़े हुए मामलों के तौर पर देखे जाते हैं। ओके, कई बार आपने देखा होगा जैसे पाकिस्तान को लेकर के इंडिया अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर जाकर के माहौल बनाने का प्रयास करता है कि भाई जो पाकिस्तान है वो आतंकवाद को जन्म दे रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी भर्त्सना होनी चाहिए, उसको हमें क्रिटिसाइज़ करना है और उसे हमें समझाना है कि वैसे कदम ना उठाए। तो अक्सर आप वहाँ पर देखते होंगे पाकिस्तान अपने स्टेटमेंट्स इशू करता है कि पाकिस्तान एक सॉवरेन कंट्री है और उसे अपने निर्णय लेने की पूरी तरह से आज़ादी है। इंडिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुल्कों को अपने साथ मिला करके पाकिस्तान पर दबाव बनाना चाहता है
पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पर अटैक कर रहा है इंडिया। दिस इज़ नॉट करेक्ट। पाकिस्तान अपने निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से आज़ाद है, क्योंकि वो एक सॉवरेन नेशन है। आई बात समझ में? कई बार आपने सुना होगा कि कुछ मुल्क, जैसे कि मान लीजिए अमेरिका, अमेरिका को कई बार आप देखते होंगे कि अमेरिकन इंटरवेंशन इस कंट्री में हुई, अमेरिका ने अटैक्स किए, तो आप कहते हैं कि बीइंग अ सॉवरेन नेशन, वो एक नेशन सॉवरेन था, अमेरिका ने उस पर कैसे अटैक कर दिया। या कई बार कुछ कंट्रीज़ में आप चाहते हैं कि अमेरिका का इंटरवेंशन हो, अटैक करे, लेकिन अमेरिका चाहता है उस कंट्री के साथ अलायंस, तो अमेरिका ये बहाना बनाता है कि वो एक सॉवरेन कंट्री है, मैं वहाँ पर एंट्री नहीं ले सकता, या मैं वहाँ पर इन्वेजन नहीं ले सकता। आई बात समझ में? यह सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो सॉवरेनिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। और आपको ये पता होना चाहिए कि भारत पहले सॉवरेन हुआ है पाकिस्तान से, क्योंकि भारत ने 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान को सॉवरेन होने में अभी और 6 साल बाकी थे, क्योंकि उनका संविधान 1956 में जा करके तैयार होकर के लागू हो पाया। तो वो 6 साल बाद सॉवरेन हो पाया है, तब तक उसका डोमिनियन स्टेटस चालू रहा, इंडिया से ज़्यादा डोमिनियन स्टेटस उसका चलता रहा। आई बात समझ में? तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट था। आपको एक बात बता दूं कि कश्मीर के महाराजा के द्वारा जब भारत से ये कहा गया कि आप, पाकिस्तानी सेनाएं आ चुकी हैं और आप आकर के उनका मुकाबला करिए, तो भारत ने उसके सामने क्या रखा था कि भैया आपने इंडिपेंडेंट रहने की बात कही है, आपने आज़ाद रहने की बात की है, तो और ऐसे में बीइंग अ सॉवरेन नेशन हम आपकी सॉवरेनिटी को ब्रेच नहीं कर सकते। हालांकि ये बात उसी समय की है, 1947-48 के दौर की बात है, लेकिन क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सॉवरेन थी पूरी तरह से, तो वो ये कह रहे हैं कि या तो आप हमारे साथ अकॉर्ड साइन करिए, आप हमारे साथ कोई इंस्ट्रूमेंट साइन करिए। तो फिर इंस्ट्रूमेंट, तब आर्टिकल 370 के तहत वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का कंसेप्ट वहाँ पर आया था, और फिर भारतीय सेनाओं ने वहाँ पर इंटरवेंशन किया था जा करके। तो इस तरह का ये सॉवरेनिटी का क्लॉज आप अक्सर इन्वोक होते देखते हैं, आप सुनते हुए देखते हैं। आई बात समझ में? तो ये हो गया एक्सटर्नल लेवल पर। इंटरनली इंडिया पूरी तरह से सॉवरेन है। वो इस तरह से सॉवरेन है कि इंडियन स्टेट के मुकाबले और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के लेवल पर एग्जिस्ट नहीं करती जो इंडियन स्टेट के बराबर की पावर को शेयर करती हो। इंडियन स्टेट के डिसीजन इंडिया में नेशनली, जैसे मान लीजिए इंडिया ये चाहता है, बीइंग अ स्टेट ये चाहता है कि हम किसी भी तरह की फ़लाना कंपनी को, एमएनसी को इंडिया में एंटर होकर के ये सेक्टर में काम नहीं करने देंगे, क्योंकि इंडियन स्टेट अपनी इंटरनल पॉलिसी में पूरी तरह से सॉवरेन है। इसी वजह से इंडिया की पार्लियामेंट में वो सॉवरेनिटी एक्सप्रेस हो रही है और इंडियन पार्लियामेंट उसके तहत वो नियम बना रही है। अब आप देखते होंगे कुछ इंटरनेशनल लॉबीज़ हैं, वो प्रेशर क्रिएट करती हैं, वो प्रेशर माउंट करती हैं कि हमारी कंपनीज़ को अलाउ कीजिए ये। तो आप सुनेंगे कि कुछ एनजीओज़, कुछ सिविल एक्टिविस्ट और कुछ ऑपोजिशंस वाले ये कहते हैं कि इंडिया की सॉवरेनिटी को हार्म करने की कोशिश कर रही है रूलिंग पार्टी, सत्ता पक्ष के लोग, क्योंकि वो इन एमएनसीज़ के फेवर में कानून बना रहे हैं, लॉबी ले रहे हैं, लॉबीज़ को अलाउ कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इंडियन स्टेट की विल कुछ और जा रही है, इंडिया की जनता कुछ और चाह रही है, लेकिन क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के दबाव में हैं और हम कानून उनके हितों में बना रहे हैं, इसका भी मतलब ये है कि इंटरनली हम अपनी डिसीजन मेकिंग में इंडिपेंडेंट नहीं है पूरी तरह से, हम किसी तरह के दबाव के तहत चल रहे हैं। तो ये भी सॉवरेनिटी को हार्म करने जैसी चीज़ें हैं। आई बात समझ में? तो ऐसी स्टेटमेंट अखबारों में आप अक्सर सुनते होंगे, आपके दिमाग में आता होगा ये सॉवरेनिटी कैसे हार्म हो गई यहाँ पर। तो सॉवरेनिटी इस तरह से हार्म होती है। तो इंटरनली हम फुली सॉवरेन हैं, हम किसी भी तरह के निर्णय लेने के लिए आज़ाद है। बीइंग इंडियन स्टेट, वो पार्लियामेंट में ही एक्सप्रेस होगी वो चीज़, जुडिशरी में वो एक्सप्रेस होगी चीज़। ये है इंडिया की सॉवरेनिटी। आई बात समझ में? और सॉवरेनिटी कहाँ पर वेस्ट की हुई है इंडिया ने? लोगों में वेस्ट की हुई है। इसके बारे में मैं डेमोक्रेसी वाले क्लॉज में जा कर के आपको पढ़ाऊँगा, इसमें कोई डाउट। इंडिया की खिलाफत हुई जब 1949 में, उस समय जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये प्रयास किए गए कि इंडिया कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का मेंबर बने। उस समय में खिलाफत हुई कि इंडिया अपनी सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने उस समय में कन्विंस करने की कोशिश की कि किसी भी तरह से इंटरनेशनली अगर हमारे संबंध स्थापित होते हैं किसी के साथ, तो फिर कोई भी सॉवरेनिटी हार्म नहीं हो रही है। जवाहरलाल नेहरू ने उस समय में समझाया कि देखिए, अलायंस आप किसी के साथ भी कर सकते हैं। अलायंस का मतलब है आपके एक कमिटमेंट है, आप कमिटेड हैं। कमिटमेंट कभी भी सॉवरेनिटी को हार्म करने जैसा नहीं होता, पहली बात। तो अलायंसेस तो होते ही हैं, आज कंट्रीज़ के अलायंसेस हैं आपस में, लेकिन फिर भी अगर आप इंडिया की कॉमनवेल्थ नेशन की बात करें तो कॉमनवेल्थ नेशन के उस समय के कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया गया 1949 में इंडिया को उसका मेंबर बनाने के लिए। और इंडिया ये कहता है कि कॉमनवेल्थ नेशन की मेंबरशिप में हम अपनी फ्री विल से एंटर हुए हैं। ये एक ऐसी एसोसिएशन है जिसमें आप अपनी फ्री विल से एंटर कर सकते हैं, आपकी मेंबरशिप आपकी फ्री विल पे डिपेंड है, और वो मेंबरशिप का टर्मिनेशन भी फ्री विल पे डिपेंड है। यू आर फ्री टू एंटर, यू आर फ्री टू गो। सिंपली वहाँ पर सिम्बॉलिकली ये है
कि वो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का जो हेड है, चेयरमैन है, वो ब्रिटेन है। लेकिन इसका मतलब कभी भी नहीं है कि उसके जो बाकी के मेंबर हैं उनकी सॉवरेनिटी ब्रिटेन के हाथों कॉम्प्रोमाइज़ हो गई और ब्रिटेन उन कंट्रीज़ के इंटरनल डिसीजंस में या एक्सटर्नल डिसीजंस में हस्तक्षेप करेगा। सिंपली वो एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह है और उस ऑर्गेनाइजेशन में एक जो चेयरमैन पोजीशन पर वो ब्रिटेन है। इट्स वेरी सिंपल, इससे आगे कुछ भी नहीं। तो इसके बेसिस पर कॉमनवेल्थ नेशन की अगर हमारी मेंबरशिप थी तो हमारी सॉवरेनिटी किसी भी लेवल पर हार्म नहीं हुई। ठीक इसी तरह से आप देखेंगे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसी बॉडी, सुप्रा नेशनल लेवल बॉडी, तो उसमें की भी अगर हम मेंबरशिप लेते हैं तो हमारी सॉवरेनिटी हार्म नहीं हुई। देखिए आप WTO के मेंबर बनते हैं, यूनाइटेड नेशंस के मेंबर बनते हैं, उनके कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। वो रूल रेगुलेशन जब बनते हैं तो फिर नेचुरली वो कुछ बाइंडिंग होते हैं, कुछ नॉन बाइंडिंग होते हैं। जो बाइंडिंग रूल रेगुलेशन है वो आपके देश पर बाइंड हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्योंकि एक यूनाइटेड नेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें कई तरह के मुल्क हैं और वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का कोई डिसीजन इंडिया पे बाइंड है तो इंडिया सॉवरेन नहीं रहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कारण जो भी यूनाइटेड नेशन के नियम बनेंगे, कंट्रीज़ उनकी जनरल असेंबलीज़ में रिप्रेजेंट होती हैं और जनरल असेंबली में रिप्रेजेंट होने के बाद वहाँ पर वोटिंग होती है। वोटिंग के माध्यम से वहाँ पर निर्णय लिए जाते हैं और वो निर्णय फिर बाद में जा कर के रेटिफिकेशन के प्रोसेस में जाते हैं। आप रेटिफाई करते हैं, उन चीज़ों को स्वीकृति देते हैं और कई तरह के प्रावधान ऐसे हैं जो आपके देश की पार्लियामेंट यानी कि संसद के वाया सैंक्शन होकर के फिर वो प्रावधान बन करके लागू होते हैं। तो एक तरह से आप अपनी सॉवरेनिटी वहाँ पर इसलिए नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे क्योंकि आप अपनी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं लेंगे। ये है सॉवरेनिटी कि आपको ज़बरदस्ती कोई कुछ नहीं देगा, लेकिन आप अपने देश का विकास करना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी आवाज़ रखना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर को, अंतर्राष्ट्रीय इकोनॉमी, सोसाइटी, पॉलिटी को, कल्चर को अपने इन्फ्लुएंस के साथ एक डायरेक्शन प्रोवाइड करना चाहते हैं। उसके लिए अगर आपको उन संगठनों का हिस्सा बनना पड़ रहा है तो ऐसे में सॉवरेनिटी यहाँ पर ब्रेच नहीं, सॉवरेनिटी ही आपको ये ताकत भी देती है। तो इंटरनेशनल सॉवरेनिटी इस बात से ख़त्म नहीं हो जाती कि आप कितने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर हैं। इनफैक्ट इंटरनेशनल सॉवरेनिटी का यह प्रमाण है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर बनिए, आप उनका हिस्सा बनिए, क्योंकि आप सॉवरेन हैं। इसी की वजह से आपका वो स्थान है, इसी की वजह से आपकी वो पोजीशन है। और बीइंग अ सॉवरेन नेशन आप जितना ज़्यादा अपना डायमेंशन एक्सपेंड करेंगे, आपकी सॉवरेनिटी उतनी ज़्यादा सिक्योर होगी, उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। आई बात समझ में? मान लीजिए कि आपने इंटरनेशनल लेवल पर अलायंसेस नहीं किए या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के आप हिस्से नहीं बने, सपोज़ कीजिए। ऐसे में मान लीजिए कि आपने इस तरह के कोई प्रबंध ही नहीं किए कि आपको न्यूक्लियर फ्यूल जैसी चीज़ें मिलती रहें सिविल पर्पसेस के लिए, और एक पॉइंट ऐसा आ गया कि अब आपको नज़र आ रहा है कि आपको सिविल पर्पसेस के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए न्यूक्लियर फ्यूल की आवश्यकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंध आपने उस तरह से बनाए नहीं कि आपको वो मुहैया होते रहे। अब आपको जब वो चीज़ों की आपूर्ति करनी पड़ेगी तो हो सकता है कुछ कंट्रियों की कुछ शर्तें भी आपको माननी पड़ जाएँ और वो शर्तें हो सकता है डेट्रीमेंटल हों। यहाँ पे सॉवरेनिटी हार्म हुई। सॉवरेनिटी वहाँ पे हार्म नहीं होती अगर आपने इज़्ज़त सम्मान से एक समय रहते हुए ही उन ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन किया होता, उनकी नीतियों को प्रभावित किया होता। इसलिए अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको फॉरेन रिलेशंस के लेक्चर पढ़ाए बिल्कुल पास्ट से, उसमें हमने क्या देखा कि भारत शुरुआती तौर से ही, चाहे वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात हो, चाहे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ की बात हो, चाहे भारत की आज़ादी से पहले या आज़ादी के बाद की कोई भी डिबेट डिस्कशन हो, पहले दिन से ही भारत इस बात पर चर्चा करता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की वो जो शुरुआती ग्लोरी थी, भारत की वो जो पोजीशन थी, उसे वापस से रीस्टोर कराना है। क्योंकि देखिए आप आइसोलेटेड वर्ल्ड में नहीं जी सकते, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप जी रहे हैं, आपके संबंध दूसरे मुल्कों से बनते हैं। ऐसे में आप कितने सॉवरेन हैं इस बात पर निर्भर करता है कि आपके इंटरनेशनल रिलेशंस कितने सॉलिड हैं, स्ट्रॉन्ग हैं एंड प्रोडक्टिव हैं। आई बात समझ में? अगर आप बीइंग अ कंट्री, जैसे मान लीजिए नॉर्थ कोरिया की मैं बात करता हूँ, कहने को एक ऑटोक्रेटिक रूल वहाँ पर आप मान लीजिए और कहने को अभी के लिए आपको सॉवरेन दिख रहा है, लेकिन वो अपनी मैक्सिमम ज़रूरतों के लिए चाइना पे डिपेंडेंट है। क्या इसको आप सॉवरेनिटी मानते हैं? अगर किसी दिन चाइना ने हाथ खींच लिया तो फिर कितने बड़े स्तर पर नॉर्थ कोरिया की सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, फिर उसे चाइना की कितनी शर्तें माननी पड़ेंगी। ये भी तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसलिए मुल्कों की सॉवरेनिटीज़ हार्म ना हो, बड़ा मुल्क छोटे मुल्क पर आघात ना कर दे, छोटे मुल्क किसी पर आश्रित ना हो जाएं, जैसा कोल्ड वार के समय में हो रहा था। ये सब चीज़ों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक आयोजन है।
इंटरनेशनल लेवल पर आप उन ऑर्गेनाइजेशंस में जब बैठते हैं, समवेयर वो डेमोक्रेटिकली फंक्शन करने के लिए एक्सपेक्टेड है कि वैसा करें, ताकि छोटे से छोटे मुल्क से लेकर बड़े से बड़े मुल्क तक की रिप्रेजेंटेशन हो। जैसे सिंगल पर्सन सिंगल वोट यूनाइटेड नेशन में, अमेरिका कितना भी मजबूत हो और कीनिया कितना भी कमज़ोर हो, लेकिन एक मुल्क के तौर पर आपका एक वोट है, तो ये तो आपकी सॉवरेनिटी को बढ़ाता है, कमज़ोर थोड़ी ना करता है। तो इस तरह के तर्क दिए गए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में शामिल होकर के उनकी दिशा को निर्धारित करने के लिए अपने उपयोगी सुझाव देना, ये एक तरह से आपकी सॉवरेनिटी को मजबूत ही करते हैं, कर्टेल नहीं करते, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। क्योंकि जितनी सप्लाईज़ इंश्योर रहेंगी आपकी कंट्री की तरफ पेट्रोलियम की, आपके लोगों की मूवमेंट जितनी अश्योर रहेगी दूसरी कंट्रीज़ की तरफ, तो गुड्स सर्विसेज एंड पीपल का मूवमेंट जितना फ्री फ्लो रहेगा ड्यू टू योर वेल नरिश्ड इंटरनेशनल रिलेशंस, सॉवरेनिटी उतनी इंटैक्ट रहेगी और स्ट्रॉन्ग रहेगी। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इस तरह से इसे सॉवरेनिटी के तौर पर देखा गया कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को ज्वाइन करना सॉवरेनिटी को हार्म करने जैसा नहीं है। अब आप कहें सर सॉवरेनिटी की आवश्यकता क्या है? ये सोशलिस्ट से लेकर के फ्रेटर्निटी तक जितनी बातें लिखी हैं, ये सॉवरेनिटी के बिना सब ज़ीरो हैं। आप कुछ भी नहीं कर सकते अगर आप संप्रभु नहीं हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज़ कीजिए कि आपने भारत में एक कानून बनाया कि आप यहाँ पर सेकुलरिज़म को फॉलो करेंगे। मान लीजिए आपने सेकुलरिज़म को फॉलो करने की बात की, लेकिन एक लेवल पर आप सॉवरेन नहीं हैं, आप कई तरह से डिपेंडेंट हैं। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा कि 1967 के अराउंड इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन देखा गया। उसका कारण क्या था कि मैंने आपको ये बताया था कि 1960 से लेकर के 1968 तक इंटरनेशनल लेवल पर डायनामिक्स बहुत तेज़ी से बदल रहे थे ड्यू टू कोल्ड वार। मैंने पढ़ाया था अमेरिका और अमेरिका और रशिया के बीच संबंध बदल रहे थे। इसकी वजह से रशिया के कभी चाइना और पाकिस्तान से संबंध, और अमेरिका के कभी चाइना और पाकिस्तान से संबंध, और चाइना और पाकिस्तान के आपस में संबंध बहुत तेज़ी से बदल रहे थे। कभी अमेरिका भारत को खड़ा कर रहा था एशियन रीजन को बैलेंस करने के लिए, बैलेंस ऑफ पावर, कभी वो चाइना को कर रहा था, कभी वो पाकिस्तान को कर रहा था। इन सारी अपीजमेंट और इन अदर पॉलिसीज़ में होने ये लगा कि एक समय में 1962 में हमारी इंडो चाइना वॉर हुई, 1965 में इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई। आपने देखा हम बड़े लेवल पर अमेरिकन एड पे डिपेंडेंट थे, PL482, और उस समय में हमने जब देखा कि उस PL482 का हवाला दे करके हमारे निर्णयों को मॉडिफाई करने की कोशिश की गई, तब हमें महसूस हुआ कि हम एक संप्रभु राज्य की तरह बर्ताव नहीं कर पा रहे, क्योंकि फूड ग्रेन्स के मामले में हम अमेरिका पर आश्रित हैं। तो तब हमने बहुत स्ट्रांगली ये आह्वान दिया कि इंडिया की सॉवरेनिटी किसी पर डिपेंड नहीं कर सकती। ये तो बहुत बड़ा अटैक हो गया सॉवरेनिटी पे। हमें अगर इंडियन सॉवरेनिटी को मेंटेन रखना है तो हमें सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा। इसलिए हमने सेल्फ सफिशिएंसी अचीव की और ग्रीन रेवोल्यूशन आया। और ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जब हमारी कंट्री में फूड ग्रेन्स की किसी तरह की कमी नहीं रह गई, तो फिर हम सॉवरेन हुए। यही कारण है कि हमारी कंट्री में लॉ के मुताबिक स्ट्रेटेजिकल रिजर्व रखना पड़ता है व्हीट, राइस और अदर फूड ग्रेन्स का। उसे स्ट्रेटेजिकल रिजर्व इसलिए कहते हैं कि अगर वो रिजर्व उस लेवल पे ब्रेच हो गया जा करके, अनाज के लिए आप इतने मोहताज हो गए किसी के, फिर आप सॉवरेन नहीं रह पाएंगे। दैट्स वाई दैट रिजर्व इज़ स्ट्रेटेजिकल। इसी तरह से आप क्रूड का भी एक स्ट्रेटेजिकल रिजर्व रखते हैं। सो फ्यू स्ट्रेटेजिकल रिजर्व्स आर देयर, few strategical positions are there, few strategical positionings of the Air Force, Navy and the Army is there. Why they are being strategical? Because they are very much connected with the integrity of your nation, that can be psychological and territorial, and that is very much related to the identity of your state. Because at any point of time when you will breach or when you will compromise the integrity or the sovereignty of the country, then nation will not be there. So that's why इन्हें strategical word के तौर पर डील किया जाता है। इसलिए चाहे फूड ग्रेन की बात हो, सॉवरेनिटी वर्ड को कितने लेवल तक एक्सटेंड कर सकते हो, मैं बस वो समझा रहा हूँ, ताकि कल को लिमिटेड ना हो जाओ क्वेश्चन देख के या खबर पढ़ के कि सॉवरेनिटी का मतलब सिर्फ होता है हम बाहरी निर्णय आज़ादी से ले ले, अंदरूनी निर्णय आज़ादी। अब यहाँ पे ये भी नहीं बताओ आज़ादी कौन सी और निर्णय क्या। तो मुद्दा यहाँ पर यह है कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन को मेनटेन करना भी सॉवरेनिटी है, क्रूड को रिजर्व में रखना भी एक लेवल की सॉवरेनिटी है। ये सॉवरेनिटी के शब्द अक्सर सुनने को मिलते हैं, संप्रभु राष्ट्र के तौर पर आपको देखने को मिलते हैं। आई बात समझ में? डोकलाम पर चाइना का आगे बढ़ा आना भी सॉवरेनिटी है। आई बात समझ में? लद्दाख के इलाकों में प्रॉब्लम क्रिएट होना भी सॉवरेनिटी है। कई बार आप सोचेंगे कि थोड़ी सी ज़मीन है, बंजर इलाका है, अक्साई चीन का क्षेत्र है या सियाचिन ग्लेशियर के क्षेत्र की बात है, क्या इशू है? मतलब चले जाने दो, इतनी सेना वहाँ पर, इतने लोग, गलवान घाटी है। ये देखो बात क्षेत्र की नहीं है, बात है कि आप उसे सिर्फ एक फर्टिलिटी से जोड़ करके देख रहे हैं, ट्रेड एंड कमर्स से जोड़ के देख रहे हैं कि वहाँ पे लोग बसते भी हैं, ट्रेड कमर्स है, फैक्ट्री है नहीं।
अब जरा उसे एक स्टेट के एलिमेंट के तौर पर देखो। एलिमेंट में 4 चीज़ें, टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी। उसमें से टेरिटरी अगर इम्पैक्ट हो रही है तो स्टेट गया। स्टेट गया तो फिर जितनी मर्जी फर्टिलिटी भी कर लेना, क्या फ़ायदा है ऐसे स्टेट का। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल ग्रुप में ऑर्गेनाइज हुए, ग्रुप ने एक सोसाइटी बनाई, सोसाइटी ने अपने सुचारू रूप से चलने के लिए स्टेट का निर्माण किया। स्टेट कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, सोसाइटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी, और स्टेट कॉम्प्रोमाइज़ होता है अगर टेरिटरी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। ऑल इन ऑल स्टेट ऑलवेज सॉवरेन रहना चाहिए। इसलिए थोड़ी इंच भर ज़मीन पर भी उनके सैनिक चढ़ आएँ तो हम खड़े हो जाते हैं, हमारे चढ़ जाएं तो वो खड़े हो जाएंगे। और आप अक्सर सुनेंगे कि भारत की संप्रभुता और अखंडता से कोई समझौता नहीं करेंगे, तो वो यही कह रहे हैं कि भारत की सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी से हम कोई समझौता नहीं करेंगे। आई बात समझ में। तो सॉवरेनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट कॉन्टेक्स्ट। तो जिस भी तरह से आपके स्टेट की आइडेंटिटी को कोई हार्म पहुँचे, उस हार्म को हमें रोकना है, और उस हार्म को जब तक रोके रहेंगे स्टेट इंटैक्ट रहेगा, स्टेट सॉवरेन रहेगा। क्योंकि 4 एलिमेंट में से अंतिम यानी कि सॉवरेनिटी का एलिमेंट सबसे महत्वपूर्ण है, उसके एग्जिस्टेंस में आते ही स्टेट एग्जिस्टेंस में आ जाता है। अन्यथा पहले 3 यानी कि पॉपुलेशन, गवर्नमेंट और टेरिटरी, वो 26 जनवरी 1950 से पहले भी थी, लेकिन हम स्टेट नहीं थे। सॉवरेनिटी जब आई तो हम स्टेट के तौर पर वहाँ पर एग्जिस्ट हुए हैं। तो इसलिए अगर मान लीजिए कि वो जो 1967 वाली सिचुएशन जिससे मजबूर होकर के हमने फूड ग्रेन को सफिशिएंट करना चाहा, अगर आप किसी कंट्री पे इतने ही बड़े स्तर पर निर्भर हो जाते हैं कि अब आपकी कंट्री का पहिया उसके बिना नहीं चलेगा, तो मान लीजिए वो कंट्री कैथोलिक है और वो आपको मजबूर करे आपके देश में कुछ ऐसे कैथोलिक लॉज बनाने के लिए जिनसे आप कैथोलिक कम्युनिटी को प्रिविलेज एक्स्ट्रा दे रहे हैं एज कम्पेयर टू अदर कम्युनिटीज़, तो क्या आप सेकुलर रह पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं रह पाएंगे। मान लीजिए वो कंट्री स्ट्रांगली कैपिटलिस्ट है और वो आपको मजबूर करे इस तरह के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स या इस तरह के एमएनसी ओरिएंटेड रूल रेगुलेशन बनाने के लिए कि आपको नदियों को रोक रोक करके डैम बनाने पड़ रहे हैं, रिजर्वायर्स बनाने पड़ रहे हैं, वहाँ पर आपको रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर फिर आदिवासियों के अधिकार, वहाँ पर रहने वाले ग्रामवासियों के अधिकार, वहाँ पर रहने वाले लोग, उनकी उपजीविका, उनके कस्टम कल्चर मैनर कॉम्प्रोमाइज़ होते देखेंगे, तो क्या हम सोशलिस्ट स्टेट के तौर पर रह पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं रह पाएंगे। मान लीजिए आपको मजबूर किया जाए अमेरिका जैसे बड़े मुल्कों के द्वारा, जहाँ पर इलेक्शन मैनेजर्स के द्वारा मेंटेन होते हैं। भारत में भी एक इंसान का नाम सुना आपने, प्रशांत किशोर, और उसके नाम से एक चीज़ मशहूर हुई, उसी के द्वारा वहाँ पर नारा, हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। उसके बाद उन्होंने पंजाब के कैंपेन मेंटेन कराए, बिहार के कैंपेन मेंटेन कराए, बहुत से चुनाव उन्होंने मैंने। ये क्या है? मैनेजर्स, दे आर इलेक्शन मैनेजर्स। कंपनीज़ हैं जो इलेक्शन को मैनेज करती हैं। इंडिया में ऐसा कल्चर कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन मैनेजर्स के द्वारा इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे जाएंगे तो वो प्योरली प्रोजेक्ट हो जाएंगे। लेकिन हमारी कंट्री में इलेक्शन प्रोजेक्ट नहीं है, वो एक तरह से आपकी विल को असरटेन करने का एक तरीका है कि लोग क्या चाह रहे हैं, क्योंकि सॉवरेनिटी लोगों में वेस्टेड है। अगर उसको हम कुछ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस तक सीमित कर देंगे तो फिर यहाँ पर पीपल सॉवरेनिटी नहीं रह जाएगी, उन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन का बोलबाला हो जाएगा। अब मान लीजिए वो मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बोलबाले के तहत ऐसा हो रहा है कि अमेरिका प्रेशराइज़ कर रहा है और इंडिया में उन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का लाभ हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ले रही हैं, तो बड़े पैमाने पर फंड्स का इस्तेमाल हो रहा है। इसके पैमाने पर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट होने नहीं दिए जा रहे हैं, हर चीज़ को मैनिपुलेट किया जा रहा है, तो क्या डेमोक्रेटिक रह पाएंगे आप? नहीं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो सॉवरेनिटी है। सॉवरेनिटी होगी तो ही बाकी का कोई भी एलिमेंट होगा। अगर सॉवरेनिटी ही नहीं है तो कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। आई बात समझ में? तो इसलिए इंडिया का जो नेचर है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into the sovereign socialist secular democratic republic. तो sovereign word is the prime word, it is the primary word, beginning word. Why? Because it is the basis of rest of the character and the nature और द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसलिए प्रेम्बल की शुरुआत में आता है। हमने सॉवरेनिटी को हर एस्पेक्ट से समझा, हम पूरी तरह से सॉवरेन हैं। यहाँ पर हमारी पार्लियामेंट है, ठीक है, हमारी पार्लियामेंट में लॉज बनते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, हमारी पार्लियामेंट में कोई भी लॉ बने, आपको लगता है कि उस लॉ पे हमारी जुडिशरी, जो कि हमारी कंट्री की सॉवरेनिटी को ही दिखा रही है, हमारी एग्जीक्यूटिव यानी कि हमारी जो सरकार है वो भी एक तरह से सॉवरेन बॉडी के तौर पर काम करेगी, क्योंकि उसे भी सॉवरेनिटी स्टेट से ही मिल रही है। इसी तरह से हमारी लेजिस्लेचर है, वो भी काम कर। तो आपको लगता है कि हमारी पार्लियामेंट में कोई कानून पास हो रहे हैं और आपको ऐसी फीलिंग हो कि भाई उन कानूनों को किसी और कंट्री के नेता या वहाँ की
पार्लियामेंट प्रभावित कर रही है और ये उनके मुताबिक चल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी पार्लियामेंट में लॉज हमारी पार्लियामेंट के ही सॉवरेनिटी से बनते हैं, चलते हैं। और वो पार्लियामेंट में सॉवरेनिटी किसने डाली है? हमारी देश की जनता ने डाली, क्योंकि जनता ने रिप्रेजेंटेटिव चुन करके भेजे थे। इसलिए इंडिया में पॉलिटिकल सॉवरेनिटी किन में वेस्टेड है? लोगों में। इसे हम पॉपुलर सॉवरेनिटी के नाम से जानते हैं। इट इज़ द पॉपुलर सॉवरेनिटी। आई बात समझ में? तो वी आर कम्प्लीटली सॉवरेन, इसलिए हमारी जुडिशरी भी फुली सॉवरेन है। आपने सुना होगा कि यहाँ पर कुछ फ्रेंच नाविक आए थे, है ना, फ्रेंच ऑफिसर्स नेवी के, उनके द्वारा कुछ मछुआरे हमारे मर गए थे, कुछ आक्रमण हो गया था, प्रॉब्लम हो गई थी। आपने देखा होगा, क्योंकि हमारी टेरिटरी में ये हुआ, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास ये पूरा राइट था कि उनका ट्रायल किया जा सके। वहाँ तक उनका ट्रायल, फ्रांस तक उनका ट्रायल चला था, उनको बुलाया गया यहाँ पर। बाद में फिर किसी तरह से ट्रीटी हुई, उनका एक्सचेंज हुआ, सारा कुछ सेटल हुआ, लेकिन वो चीज़ हुई। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि बीइंग इंडियन स्टेट, सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर फिर सॉवरेन था पूरी तरह से, उनके खिलाफ जांच करने को, हर चीज़ को समझने को। इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फ्रांस पे दबाव बनवाया, यूएन को भी यूज़ किया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को भी इस्तेमाल किया कि भाई हमारी टेरिटरी में ऐसा हुआ है और हमारा सुप्रीम कोर्ट सॉवरेन है, तो इन पे तो चलेगा ही है, इसको लेकर के आइए आप। तो फिर वो चीज़ हो पाई। आई बात समझ में? इसी तरह से अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट जो अब हम लेकर के आए, यूएपीए, उसके तहत मैंने आपको बताया ना कि आपका जुरिस्डिक्शन अब एक्सटर्नली भी एक्सटेंड हो गया, बाहर भी। इसी के तहत आप देखें कि कुछ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन और कुछ मिलिटेंट ऐसे हैं जो कनाडा में बस रहे हैं और अभी अभी उन्हें टेररिस्ट डिक्लेयर करने का काम इंडिया ने किया। तो मतलब अब इनकी पावर एक्सटेंड हो चुकी है, वहाँ तक भी काम कर सकते हैं अगर उनका कोई मॉडस ऑपरेंडाई वहाँ पर है, चल रहा। तो इस तरह से आप सॉवरेन हैं इन मामलों में, ये आपकी सॉवरेनिटी ही है। आई बात समझ में? अक्सर आप देखते होंगे जब जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस एग्जिस्ट करता था तो बड़ी परेशानी रहती थी। कुछ नेता और कुछ पार्टी के लोगों को यही कहते थे ना कि जब तक जम्मू कश्मीर भारत के साथ पूरी तरह से नहीं जुड़ेगा और आर्टिकल 370 ख़त्म नहीं होगा, इंडिया पूरी तरह से सॉवरेन नहीं होगा। क्योंकि वो क्या मानते थे कि एक देश में दो कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर सकते, एक जम्मू एंड कश्मीर का, एक भारत का। एक देश में दो झंडे फहराए नहीं जा सकते, एक जम्मू कश्मीर का, एक भारत का। एक देश में दो नागरिकता नहीं हो सकती, एक जम्मू कश्मीर की, एक भारत की। अगर भारत को ट्रू यूनियन ऑफ इंडिया के तौर पर इस्टेब्लिश करना है तो फिर आपको जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म करना पड़ेगा। तो देखिए, एक सपना, एक वो दिखाते थे अखंड भारत पूरा करेंगे। वो तो अखंड भारत, तो वो तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय, चाणक्य के, वो तो ज़्यादा ईरान तक, है ना, इधर से जाता पता नहीं कि इधर नीचे तक पूरा, इधर थाईलैंड, वियतनाम तक। तो वो तो अखंड भारत अब होना नहीं। तो अखंड भारत मतलब यही है कि जम्मू कश्मीर को हम लेकर के रहेंगे। तो सॉवरेनिटी का यहाँ पर मीनिंग फिर आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो इंडिया है, बीइंग अ सॉवरेन स्टेट, इट इज़ कैपेबल, ध्यान से सुनना, इंडिया बीइंग अ सॉवरेन स्टेट, इट इज़ कैपेबल टू ऑक्यूपाई एनी टेरिटरी। बीइंग अ सॉवरेन स्टेट, इंडिया इज़ कैपेबल टू ऑक्यूपाई एनी टेरिटरी। वो बात अलग है कि वो देंगे अपनी टेरिटरी की नहीं, लेकिन ऑक्यूपाई करने की ताकत इंडियन स्टेट के पास है, इंडिया के स्टेट्स के पास नहीं है। इंडियन स्टेट के पास है, इंडियन स्टेट्स के पास नहीं है। इंडियन स्टेट विल ऑक्यूपाई एनी टेरिटरी, और कोई किसी की टेरिटरी ऑक्यूपाई करने की हिम्मत वही कर सकता है ना जो खुद सॉवरेन है। तो आप कोई टेरिटरी ऑक्यूपाई कर सकते हैं बिकॉज यू आर सेल्फ सॉवरेन। ये कब हुआ? ये कब हुआ? जब हमने फ्रेंच कॉलोनीज ऑक्यूपाई की आज़ादी के बाद। ये कब हुआ? जब हमने पोर्तुगीज़ कॉलोनी गोवा ऑक्यूपाई की आज़ादी के बाद। तो हम सॉवरेन हैं, इसलिए हम वो कर पाए। अगर हम सॉवरेन नहीं होते तो हम अदर टेरिटरीज ऑक्यूपाई कैसे करते? ये सॉवरेनिटी का पहला टेस्ट होता है, लिटमस। दूसरा टेस्ट, आप सॉवरेन हैं, इसलिए इंडिया का कोई भी स्टेट अपनी टेरिटरी सिसीड नहीं कर सकता। कोई इंडियन स्टेट इंडिया से सिसीड नहीं कर सकता, इंडिया से अलग नहीं हो सकता, तो सेसेशन नहीं हो सकता। और कोई इंडियन स्टेट की कोई टेरिटरी भी इंडिया से सिसीड नहीं हो सकती। यहाँ तक कि आप हैरान हो जाएंगे कि आर्टिकल 3 के तहत इंडिया यानी कि केंद्र को ये अनुमति है, पार्लियामेंट को, कि वो इंडिया की कोई भी टेरिटरी को अल्टर कर सकती है, डिमिनिश कर सकती है, कम कर सकती। लेकिन डिमिनिश करो, कम करो, कभी किसी दूसरे मुल्क को नहीं दे सकते। अगर देना है तो बेरूबरी यूनियन केस 1960 के मुताबिक पार्लियामेंट में आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। फिर जा करके इंडिया की पार्लियामेंट भी इंडिया की टेरिटरी तब सिसीड कर सकती। जैसे मान लो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर सेटलमेंट करना ना, थोड़ा क्षेत्र उनको, कुछ गांव उनको दे दिए, कुछ गांव उनके ले लिए, ये करना है तो अमेंडमेंट लाना पड़ेगा।
इंडियन यूनियन को भी सिंपल पार्लियामेंट्री एक्ट से इंडियन टेरिटरी का कोई भी हिस्सा सिसीड करने का आज़ादी नहीं है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ला के करेगा। और इंडिया के स्टेट्स को तो सेसेड होने का आज़ादी ही नहीं है भाई। जैसे इंडियन स्टेट सिसीड होने लगा, इंडियन सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज़, संप्रभुता कॉम्प्रोमाइज़। इसलिए तो जब भी बात शुरू हो जाती है, पंजाब में आपने ये लंबा दौर देखा, नॉर्थ ईस्ट में आपने ये दौर देखा, उसी समय सेनाओं की चढ़ाई करा दी जाती है। सेनाओं की चढ़ाई किस आधार पे कराई जाती है कि पंजाब को या उत्तर पूर्व के राज्यों को या कोई भी क्षेत्र को, जम्मू कश्मीर को भारत से तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए तो वहाँ पर आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लग जाते हैं, AFSPA। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 1 इंडिया को कैसे पुकारता है? इंडिया दैट इज़ यूनियन ऑफ द स्टेट्स। इंडिया यूनियन है स्टेट्स की, एक भी स्टेट गया यूनियन नहीं रहेगी, एक भी स्टेट गया यूनियन नहीं रहेगी। तो इसलिए इंडिया यूनियन है स्टेट्स, स्टेट्स की एकता से ही भारत है। वो जैसे ही टूटा भारत नहीं रहेगा, इंडिया स्टेट नहीं रहेगा सॉवरेन। तो इसलिए स्टेट्स को आज़ादी ही नहीं है कि वो सिसीड कर जाएं, परमिशन नहीं है। फिर नेशनल इमरजेंसी लगेगी, सारे एक्शन किए जाएंगे, लेकिन आप सिसीड नहीं हो सकते। अब आप सोचें सर ऐसा क्यों किया गया होगा, इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाया गया है।